नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी न्यूज में। हिजाब के मुद्दे की अगर बात की जाए तो मामला काफी सुर्खियों में है। तो वहीं गुरुग्राम से एक खबर निकलकर सामने आई, जहां एक बुर्का पहनी महिला ने एक टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमला किया। इतना ही नहीं, बुर्का पहनी महिला ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। पूरा मामला भी आपको विस्तार से बताएंगे। जरा आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में शराब पर भारी डिस्काउंट, कहीं 35% छूट तो कहीं एक पर एक फ्री पाने के लिए ठेकों पर भारी भीड़ नजर आई। आखिर जान छलकाने वाले कहां रुकने वाले थे? तस्वीरें देख लेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उन तस्वीरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं राजनीति पर, जहां पंजाब के राजपुरा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, मैं मुंह खोलता हूं तो सोच समझ कर बोलता हूं, झूठे वादे नहीं करता। खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो चलिए एक के बाद एक खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और अब सभी की निगाहें तीसरे चरण की ओर है। ऐसे में इस चरण में बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिसकी आलोचना शुरू हो गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने विवादित बयान में वोटरों के लिए धमकी भरे लहजे का प्रयोग किया है। विवादित बयानों के लिए जाना जाने वाले हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते, उन्होंने भारी संख्या में घर से निकलकर मतदान किया है। टी राजा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं। ये सभी यूपी के लिए निकल चुके हैं। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया। पता है ना जेसीबी और बुलडोजर का क्या इस्तेमाल होता है। बीजेपी विधायक ने हिंदुओं से अपील की है कि तीसरे चरण में भरपूर मतदान करें और बीजेपी को जिताएं। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो यूपी छोड़कर भागना होगा। तो ये तो था बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा दिया गया विवादित बयान, जिसकी आलोचना शुरू हो गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने विवादित बयान में वोटरों के लिए धमकी भरे लहजे का प्रयोग किया है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों, खासकर छात्रों से कहा कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं। दूतावास ने कहा कि जिन छात्रों का रहना यहाँ जरूरी नहीं है, वे यूक्रेन छोड़ दें। भारतीयों को ये सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा टाल दें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से ये भी कहा कि वे यूक्रेन में अपनी मौजूदगी की जानकारी जरूर दें, ताकि जरूरत पड़ने पर दूतावास उनसे संपर्क कर सके। 26 जनवरी को कीव स्थित भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से खुद को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करने को कहा था। एक रिलीज में दूतावास ने कहा था, भारतीयों से कोऑर्डिनेट को लेकर यूक्रेन में रह रहे सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे फॉर्म भरें। जो छात्र भारत से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, वे फॉर्म ना भरें। हाल ही के महीनों में यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ गया है। रूस और नाटो एक दूसरे पर रूस यूक्रेन की सीमा पर फौज बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन ने रूस पर हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया है। इस बीच मॉस्को ने इस आरोप को झूठा बताया और कहा कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि भारत समेत कोई भी देश अगर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को कम करने की पहल करता है तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन की सीमा के पास जमे हुए हैं। वहीं धीरे धीरे कई अत्याधुनिक हथियार और उपकरण यहां पर जमा किए जा रहे हैं। हॉवित्जर तोप, टैंक, पनडुब्बी के साथ मिसाइलों और कई दूसरे घातक हथियारों की लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है। काला सागर यानी ब्लैक सी में रूम ने पहले से ही कई पनडुब्बियों की तैनाती की है। मैदानी इलाके वाले हिस्सों में भी आधुनिक हथियारों के साथ सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अमेरिकी अधिकारी पहले से ही ये दावा करते आ रहे हैं कि यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख से अधिक रूसी सैनिकों का जमावड़ा है। अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि बीजिंग ओलंपिक खत्म होने से पहले ही रूस यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को जल्द से जल्द निकलने को लेकर
फिर से हिदायत दी है। कई दूसरे देश भी वहां लोगों को जाने से मना कर रहे हैं और वहां रह रहे अपने नागरिकों को निकलने की अपील कर रहे हैं। खबरों में बात कर लेते हैं उन्नाव केस की, जहां माखी कांड में रेप पीड़िता ने बीएसपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में माखी कांड में पीड़िता का पैरोकार होने का दावा करने वाले देवेंद्र सिंह पर रेप पीड़िता ने बड़ा आरोप लगाया है, जहां पर पीड़िता ने दावा किया कि देवेंद्र सिंह ना तो मुकदमे पैरोकार हैं और ना ही गवाह हैं। हाईकोर्ट में गवाही देने पर देवेंद्र सिंह ने इनकार कर दिया था। वहीं घटनाक्रम के दौरान देवेंद्र सिंह ने कोर्ट को गुमराह कर सीआरपीएफ सुरक्षा हासिल की है। मैं कोर्ट से लगातार मांग कर रही हूं कि देवेंद्र सिंह की सीआरपीएफ सुरक्षा निरस्त की जाए, क्योंकि देवेंद्र सिंह चुनाव में सीआरपीएफ सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को भी पत्राचार कर शिकायत की है। पीड़िता करीब 9 महीनों से देवेंद्र सिंह की सीआरपीएफ सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह कांग्रेस के टिकट पर सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल उन्नाव की रेप पीड़िता के गांव के ही रहने वाले देवेंद्र सिंह ने पीड़िता की मदद का दावा किया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के अलावा पैरोकार के तौर पर देवेंद्र सिंह को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी है। वहीं खुद को पीड़ित परिवार के परिजन और पैरोकार बताने वाले देवेंद्र सिंह बसपा से उन्नाव सदर सीट से मैदान में है। आपको बता दें कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे देवेंद्र सिंह को मिली सरकारी सीआरपीएफ की सुरक्षा को लेकर लगातार रेप पीड़िता आवाज उठाती रही है। साथ ही आरोप लगाती रही है कि कोर्ट को गुमराह करके देवेंद्र सिंह ने सुरक्षा ले रखी है। वहीं पीड़िता कहती रही है कि देवेंद्र सिंह उनके पैरोकार नहीं है और कोर्ट में ना ही कोई गवाही दी है। पीड़िता ने कहा कि वो लिखित में दिखा दें कि वो किसी मामले में गवाह और पैरोकार हैं। वहीं रेप पीड़िता ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सरकारी सुरक्षा का दुरुपयोग देवेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र सिंह के साथ सीआरपीएफ जवान साथ चलते हैं। इस दौरान रेप पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में वो कहती हैं कि मैं पीड़िता का गवाह हूं, पैरोकार हूं। पीड़िता ने बताया कि वो लिखित में दिखा दें कि मेरे गवाह हैं, पैरोकार हैं, तो मैं मान जाऊंगी मेरे पैरोकार हैं, ना ही गवाह हैं। हालांकि रेप पीड़िता का कहना है कि देवेंद्र सिंह मेरा नाम लेकर ये कहते हैं कि मैं पीड़िता का गवाह हूँ, पीड़िता का पैरोकार हूँ। ना उन्होंने मेरे केस में पैरोकारी की है और ना ही मेरे केस में कोई गवाही दी है। फिलहाल वह कोर्ट को गुमराह करके सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा ले रखी है। बता दें कि उन्नाव से सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता की मां आशा सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मामले में कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में न्याय की मांग जोर शोर से उठाई थी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। ऐसे में उन्नाव से आशा सिंह को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ भाजपा ने न्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। चुनावी माहौल में काफी गर्माहट देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि इस समय गरीबों को जो राशन मिल रहा है वह केवल चुनाव तक मिलने वाला है, चुनाव के बाद ये नहीं मिलेगा। पहले इसे नवंबर तक दिया जाना था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन मार्च तक मिलेगा। दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वह जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा, समाजवादियों ने पहले भी राशन दिया था, जब तक सपा की सरकार है हम अपने गरीबों को राशन देंगे। इसके साथ ही हम 1 साल में सरसों का तेल के साथ साथ 2 सिलेंडर भी देंगे और गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उन्हें किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को अखिलेश यादव ने झांसी में कहा कि गरीबों को कभी भी घी और सरसों का तेल नहीं मिला था, समाजवादियों ने बांट करके दिखा दिया। इस बार भी हमें गरीबों को राशन से लेकर के अगर उन्हें पौष्टिक आहार कैसे मिले, घी और सरसों का इंतजाम करना पड़ेगा तो हम लोग इंतजाम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे राशन की गुणवत्ता खराब थी और नमक में कांच के कण पाए जाने की भी खबरें आई थी। उन्होंने पूछा कि क्या नमक गुजरात से नहीं आ रहा है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख सरकारी रिक्तियां हैं और सपा सरकार उन पदों को भरकर युवाओं को रोजगार देगी। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। उनके वरिष्ठ नेता
पर्चे बांट रहे थे, लेकिन अब वह अभियान बंद हो गया है। लेकिन जब उन्होंने कुछ गांवों का दौरा किया तो लोगों ने उन्हें खाली गैस सिलेंडर दिखाया। जिस दिन से लोगों ने खाली सिलेंडर दिखाया, बीजेपी नेताओं का घर घर जाकर प्रचार बंद हो गया। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया, हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें बीजेपी सरकार के दौरान हुई हैं। इस डबल इंजन वाली सरकार में भ्रष्टाचार भी दोगुना हो गया है। सपा अध्यक्ष ने मतदाताओं से रायबरेली के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। देश की राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। राज्य के कई इलाकों में दुकानों के बाहर शराब के शौकीन लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। दरअसल ये कतारें इसलिए लगी थी क्योंकि कुछ दुकानों ने विभिन्न ब्रांड की शराब पर छूट दी थी। बता दें कि राजधानी के जहांगीरपुरी, शाहदरा और मयूर विहार सहित कई अन्य इलाकों में शराब की दुकानों ने कुछ ब्रांड पर 35% तक की छूट दी थी। वहीं पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकान के एक कर्मचारी ने बताया कि शराब की दुकानों को मार्च के अंत तक अपना स्टॉक खत्म करना होगा, क्योंकि नए वित्त वर्ष में लाइसेंस रिन्यू होगा। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शादी के मौसम और वीकेंड जैसे कई अन्य वजहों से भी ये लंबी कतारें देखी गई। शराब कारोबार के एक जानकार ने बताया कि रेट में कटौती से लोगों ने बड़ी मात्रा में शराब खरीदी। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे शहरों के करीब बनी दुकानों में ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खुदरा विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण भीड़ अधिक थी। जाम सुलगाने वालों की भी कमी नहीं। ये तस्वीरें देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक महिला ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। आरोपी महिला ने हिजाब पहना हुआ था। आरोपी महिला विदेश की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस की माने तो वो मिस्र की रहने वाली हैं। वहीं घायल टैक्सी चालक को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी महिला ने इस दौरान पुलिस के साथ भी बदतमीजी की। आरोपी महिला ने महिला पुलिस के ऊपर पानी फेंक दिया और हाथापाई करने लगी। पुलिस ने आरोपी महिला को काबू कर उसे गाड़ी में बैठाया और अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घायल ड्राइवर को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार महिला ने कैब ड्राइवर को रोका और जैसे ही कैब ड्राइवर ने पूछा कि आपको कहां जाना है, तो महिला ने चाकू निकालकर उसके कंधे पर वार कर दिया। वार करने के बाद महिला भागने लगी। कैब ड्राइवर ने भागती हुई महिला को पकड़ने की कोशिश की। कैब ड्राइवर को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पीड़ित कैब ड्राइवर रघुराज ने बताया कि मैं गाड़ी चलाता हूं, मैंने सवारी बैठा ली। ये महिला पीछे से आई तो मैंने इससे पूछा कि क्या काम है, तो इसने मुझे चाकू मारा और गायब हो गई। इसने मुझसे कुछ बात भी नहीं की। मुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन है, क्या करती है। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर राजनीतिक बयानों के बाद अब साधु संत भी खुले रूप में मैदान में आ गए हैं। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती आचार्य शेखर ने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर सभी को समान रूप से ड्रेस कोड का पालन करने की मांग उठाई है। अप्रैल महीने में होने वाली धर्म सभा में भी इस मांग को उठाने जा रही हैं। खबरों में एक नजर डाल लेते हैं लालू प्रसाद यादव पर भी। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ये मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया है। उनकी सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है। चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है। अब तक लालू यादव को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। ये मामला साल 1996 में उस वक्त सामने आया था जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थी। डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपए निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्च की रिपोर्ट दिखाई गई। ये घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
1970 के दशक के मध्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। लालू यादव की सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा मामले में सबूतों के आधार पर सनाउल हक, अनिल कुमार, राजेंद्र पांडे, साकेत लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक साहू और एनुक हक को बरी कर दिया है। आखिरी में खबरों का रुख कर लेते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदान होने में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार में तेजी ला दी है। कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को राजपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि सरकार बनेगी तो ड्रग्स के खिलाफ संस्थान खोलेंगे। बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, वे समय खराब क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2013 में मैंने पंजाब में ड्रग्स समस्या का मुद्दा उठाया, तब मेरा मजाक बनाया गया। मैं जब मुंह खोलता हूं तो सोच समझकर बोलता हूं, आपको अच्छा लगे या खराब, मैं झूठे वादे नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी ने भी यही रास्ता दिखाया कि सोच समझकर बोलो। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने कोरोना के समय भी अनेक बार तैयारियों के लिए आगाह किया था कि तूफान आने वाला है, लेकिन फिर मेरा मजाक उड़ाया। मैं तैयारी की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री थाली बजाने के लिए कह रहे थे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि वह मोहल्ला क्लिनिक की बात करती हैं। शीला दीक्षित ने पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया था। आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के समय कहाँ थी? लोग सड़कों पर मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ था? राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री रोकर कह रहे थे कि काला धन नहीं मिटा तो फांसी पर लटका देना। क्या हुआ? तब भी मैंने सवाल उठाया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज शांति है। ये प्रदेश प्रयोगशाला नहीं है कि प्रयोग किया जाए। ये सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य है। कांग्रेस शांति कायम रख सकती है। एक मौका मांगने वाले पंजाब को बर्बाद कर देंगे। पंजाब में आग लग जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश की शांति के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जान दी है। हम मर जाएंगे लेकिन पंजाब से शांति नहीं जाने देंगे। डीबी न्यूज में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज। नमस्कार।